स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुरू करेंगे 2 बड़ी योजना। पीएम धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भर मिशन से पैदावार बढ़ाने और दलहन उत्पादन में आएगी तेजी। किसानों से संवाद भी करेंगे पीएम। बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बुलाई गई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। एलजेपी भी संसदीय बोर्ड के साथ करेगा मंथन। अमेरिका चीन में फिर शुरू हुआ ट्रेड वॉर। ट्रंप की ओर से 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ और सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाने की घोषणा। फ्रांस में राजनीतिक संकट सुलझाने के लिए मैक्रों ने लेकोर्नु को फिर बनाया प्रधानमंत्री। कट्टर वामपंथी और दक्षिणपंथी इस फैसले से नाराज। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 2 विकेट पर बनाए 318 रन। दोहरे शतक की ओर यशस्वी जायसवाल। और अब समाचार विस्तार से। देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस बार की बजट में घोषित की गई पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसके तहत पैदावार के लिहाज से देश के पिछड़े 100 जिलों की पहचान करके उन्हें खेती में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी देश को दलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों बड़ी पहल की शुरुआत करके देश के अन्नदाताओं को बड़ी संबल प्रदान करेंगे। दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने और देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को दिल्ली के पूसा में 2 बड़ी योजनाओं पीएम धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब भारत की कृषि पिछली सरकारों से नहीं बल्कि वैश्विक मानदंडों पर आंकी जाएगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का फूड बास्केट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ाने का सवाल है। मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 से लेकर अब तक कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हम देखें तो 40% के आसपास बढ़ा है। गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, इनके उत्पादन में हमने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और इसी का परिणाम है कि आज गेहूं और चावल में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। हमारे भंडार भरे हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हमने कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया है। इन योजनाओं के तहत कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। कुल मिलाकर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऐतिहासिक पहलें किसानों की तरक्की के लिए शुरू की जा रही हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2030-31 तक दालों की बुआई का क्षेत्र 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। दालों का उत्पादन 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन का लक्ष्य तय किया गया है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छे बीज किसानों तक मिनी किट्स के रूप में पहुंचाए जाएंगे। जल्द ही 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को दिए जाएंगे, जिनमें से 88 लाख बीज किट निशुल्क वितरित होंगे। 2030-31 तक हम दालों के एक तो क्षेत्रफल को, जो दालें जितने एरिया में बोई जाती है, ओवरऑल हम क्षेत्रफल भी बढ़ाएंगे। अभी जो क्षेत्रफल है वह 275 लाख हेक्टर, इसको बढ़ा के 310
लाख हेक्टेयर किया जाएगा, ये हमने टारगेट रखा है। मोदी सरकार ने देश में ऐसे 100 जिलों को चिन्हित किया है जहां उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। इन जिलों में सिंचाई, भंडारण और ऋण सुविधाओं को बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अनुज यादव के साथ अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। किसानों के लिए हो रही पहल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश का कृषि और ग्रामीण क्षेत्र 11 अक्टूबर को एक नए इतिहास का साक्षी बनने वाला है। नई दिल्ली में सुबह करीब 10:30 बजे पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ का सौभाग्य मिलेगा। इन योजनाओं से जहां कम उपज वाले 100 जिलों में पैदावार बढ़ाने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं दालों के उत्पादन में भी तेजी आएगी। इस विशेष कार्यक्रम में कृषि और इससे जुड़े सेक्टर की 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का सुअवसर मिलेगा। इनसे न केवल हमारे किसान भाई बहनों के जीवन में नई खुशहाली आएगी, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और मजबूत होगा। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है, जिसकी जल्द ही घोषणा की जा सकती है। अब बारी है उम्मीदवारों के नामों की। बीजेपी की ओर से आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने हर सीट के लिए कुछ नाम तैयार किए हैं, जिन्हें कोर ग्रुप और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपी रामविलास ने भी आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की मौजूदगी में इस बैठक में चुनावी रणनीति पर बात होगी। ये बैठक दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी। दरअसल खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने साफ कर दिया कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वहां उन्हें अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पासवान ने कहा कि जल्द ही सारी घोषणा कर दी जाएगी। और बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पहले चरण में चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक सियासी गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे का मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। एनडीए और महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है ताकि आपसी सहमति पर अंतिम मुहर लगाई जा सके। एनडीए में बैठकों के बाद सभी दलों ने सहमति बनने की बात कही है, जिसके बाद जल्द ही एनडीए की सीट बंटवारे का फैसला होने की उम्मीद है। बिहार इन दिनों देश की सियासी हलचल का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है, तो दोनों प्रमुख गठबंधनों के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन चल रहा है। एनडीए के सभी सहयोगी दलों की बैठकें भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की और सीट बंटवारे से लेकर साझा रणनीति पर विचार विमर्श किया। पटना में हुई इन बैठकों में उपेंद्र कुशवाहा, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, दिलीप जायसवाल, उमेश कुशवाहा समेत एनडीए के अनेक नेता मौजूद रहे। 2025 फिर से नीतीश, तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है, तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा। चिराग पासवान नाराज हैं क्या? ना, कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ। पटना में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए आश्वस्त किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है।
उधर महागठबंधन के सहयोगी दलों में भी बैठकों का दौर जारी है। पटना में शुक्रवार को आरजेडी के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को सीट बंटवारे पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं और सभी घटक दलों से वो बात भी किया और अंतिम परिणति तक मामले पहुंच गए। अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि तेजस्वी जी का चेहरा 243 विधानसभा में, सहयोगी पार्टी हर जगह सहयोग करेंगे, एक एक सीट पर बात हो रही है। सियासी मेल मुलाकातों के बीच बीजेपी ने महागठबंधन पर जंगल राज को लेकर फिर से हमला बोला है, तो महागठबंधन के नेता भी बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वो अपना जंगल राज याद करें, आज से 20 साल पहले उसका जवाब दें, उसके लिए माफी मांगे बिहार से, उसके बाद कोई घोषणा करें। रोज बड़ी मीटिंग चल रही है, हमारी छोटी मीटिंग थोड़ी है, सब बड़ी मीटिंग तो चल रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे कुछ बता दिया गया है आपको। बिहार के चुनावी दंगल में पहली बार किस्मत आजमा रहे जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से मुलाकात की, तो राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं। जनसुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची गुरुवार को ही जारी कर दी। जहां राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, इस बीच बिहार चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा है कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के दौरान 9 अक्टूबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24A के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। बिहार में SIR की प्रक्रिया के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसके तहत 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चुनावी वादों की फहरिस्त भी बिहार में जारी होने लगी है, जिसके बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा चुनावी वादा किया है जिसके बाद उसको लागू करने और उसकी व्यवहारिकता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इस वादे पर बीजेपी सहित एनडीए नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस भी इस वादे से सहज नजर नहीं आ रही। मौजूदा समय में पूरे देश में जितनी सरकारी नौकरियां हैं, उससे ज्यादा नौकरी देने के वादे पर तेजस्वी यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की चुनावी जंग जीतने के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। भले ही सीटों के बंटवारे की फाइनल तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इस घोषणा को चुनावी स्टंट करार दिया, तो एलजेपी ने इस वादे को पूरा करने का रोड मैप पूछ लिया, जबकि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए सवाल दागा कि अगर एक परिवार में यदि शैक्षणिक योग्यता 4 लोगों की है, तो क्या उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हर एक परिवार के एक सदस्य को 2,76,68,930 परिवार है जो जाति सर्वे में आया है, उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट है नहीं है ये अलग अलग विषय है, और एक परिवार के अंदर शैक्षणिक योग्यता 4 सदस्यों का है तो उसको नौकरी का हक नहीं रहेगा क्या? चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। रोजगार देना प्राथमिकता है सरकार की, लेकिन इस तरह से बात करें हर घर को रोजगार देंगे आप, कहां से कैसे कर देंगे, क्या है उसका मानक, एकदम नियम बना देंगे, योग्यता कोई नहीं चाहिए। 15 साल के राज में आपने क्या किया है? आपका ही परिवार है, जब आपके पिता रेल मंत्री थे तो आप क्या किए? नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम किए। ये छुपने की चीज है। सरकारी नौकरी देने के वादे को जहां आरजेडी ऐतिहासिक घोषणा करार दे रही है, वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। हालांकि बिहार की जंग जीतने के लिए राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी शामिल हुए थे, लेकिन तेजस्वी के इस वादे पर कांग्रेस सहज नजर नहीं आ रही। थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है,
और सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। दिमाग वहाँ घर में छोड़ के आते हैं क्या ये लोग? पूरे देश में 2,65,00,000 नौकरियां हैं, सारे राज्यों को और केंद्र सरकार को मिला के। ये बिहार में अकेले 3 करोड़ नौकरी दे देंगे सरकारी। जिस व्यक्ति को नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं पता हो, उसका विजन है, इनको अपने विजन का रिवीजन करने की जरूरत है। जहां मौजूदा सरकार खुद को दोहराने की जुगत में है, वहीं विपक्षी दल सत्ता में आने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटे हुए हैं। चुनावी बेला में वादों का मेला लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नेताओं को समझना होगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में नौजवान जीतने के बाद किसी वादे को भूलने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के लिहाज से शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को उनकी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ लंबी बातचीत हुई। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है, तो अफगानिस्तान ने अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करने का भरोसा दिया है। इस मुलाकात के दौरान भारत ने काबुल में फिर से भारतीय दूतावास खोलने की बात कही है। मौजूदा भू राजनीतिक हालात के मद्देनजर दोनों देशों के नेताओं की ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। एक अहम मुद्दा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को पटरी पर लाना था, जो तालिबान के इस बार सत्ता में आने के बाद से बाधित हो गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की। भारत अफगानिस्तान रिश्ते में यह अहम बदलाव है, जिसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हो गई है, जो तालिबान के शासन में आने के बाद से रुकी हुई थी। Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान में भारत के रचनात्मक सहयोग को देखते हुए ही विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत यात्रा की शुरुआत हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय सहायता और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने अफगानिस्तान में 6 नए स्वास्थ्य प्रोजेक्ट की घोषणा की और 20 एम्बुलेंस भेंट की। इनमें 5 एम्बुलेंस भारत ने मुत्ताकी को तत्काल भेंट किया है। We have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास में मदद की थी और आगे भी सहयोग जारी रखने का वादा किया है। बैठक में अफगान विदेश मंत्री ने भारत की भूमिका की सराहना की और आपसी रिश्तों को और गहरा करने की बात कही। The recent earthquake in Kunar, India was the first country to respond in humanitarian assistance. We would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. Afghanistan wants relations based on mutual respect and trade and people-to-people, political trade and people-to-people relations. गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की अफगानिस्तान ने कड़ी निंदा की थी। इसने भी दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने में मदद की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति अपनाने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की सहमति जताई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की ये पहली भारत यात्रा है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बाद हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर और मुत्ताकी की मुलाकात ने भारत अफगान रिश्तों को नया आयाम दिया है। आशा है कि अब दोनों देश मानवीय सहायता, शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा पर
मिलकर काम करेंगे। अफगान विदेश मंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हों। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के तीसरे दिन मोबाइल तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों के बीच मंथन का दौर चला। इस दौरान हुए कई सूत्रों में AI के भविष्य से जुड़ी संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही कई दिग्गज दूरसंचार कंपनियों और स्टार्टअप ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। के तीसरे दिन भारत में AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया सम्मेलन में दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहा कि भारत का AI मिशन देश को विश्वसनीय और मानव हितैषी AI शक्ति बनाने पर लक्षित है। AI for good vision to a $1.25 billion India AI mission by investing in research, startups, skilling to advance the goals of a secure and inclusive AI ecosystem. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने इंडिया AI मिशन सत्र को संबोधित करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए AI को एक अग्रणी साधन के रूप में उपयोग करने पर बल दिया। In order to get more people included into that availability framework and accessibility framework, that is what has actually driven the way that the AI compute effort in India and under the India AI mission has been designed. And that is what a number of international agencies have also found very appealing as a model which can be used for the rest of the global south. संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के C.DOT ने 6G और क्वांटम जैसी तकनीकों में भारत के सामर्थ्य को सामने रखा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत की क्षमताओं को दर्शाया है। पूरे देश में 68 सेंटर बना रखे हैं, जिसमें 60 सेंटर हमारे ऐसे हैं जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में हैं। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि देश में कैसे सबको साथ लेके चलें, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो। तो वही जो स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट में है, गुवाहाटी में है, उसको हम यहाँ लेके आए हैं। C.DOT ने क्वांटम सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम किया है। क्वांटम कम्युनिकेशन में 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा बनाया है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है। वो आप देखेंगे ये ऑलरेडी हमने डिप्लॉयड है, फील्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये लिंक सिक्योरिटी के लिए है जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। वहीं यूनिसेल की तरह कई स्टार्टअप भी अपनी प्रतिभा को दर्शा रही हैं। करंटली अभी हम जो है डेटा सेंटर्स को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स में भी बहुत सारे पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं डेटा सेंटर्स उसको। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप हमारा डिफेंस और एरोस्पेस का रहेगा, जिसमें हम सिमिलर डिजिटल इंडिया के अंडर जो है नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गजों के बीच एक बेहतर सर्वसुलभ दूरसंचार तकनीकों के विकास पर मंथन लगातार जारी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। दिल्ली के उत्तम नगर में एक इमारत अचानक ढह गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग, पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। इस दुर्घटना में एक महिला और एक बच्चे को बचा लिया गया है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वहीं इस हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है।
12 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली वेदांता हाफ मैराथन के लिए मेट्रो का समय बदला जाएगा। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 4 टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 3:15 से शुरू हो जाएंगी। इन स्टेशनों में रेड लाइन रिठाला से शहीद स्थल, नया बस अड्डा तक, येलो लाइन समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक, ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली तक और वायलेट लाइन कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह तक शामिल है। इन सभी टर्मिनल पर मेट्रो सेवा सुबह 3:15 से शुरू हो जाएगी। और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर विशेष भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस रवाना हो गया है। इस दल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। उनके साथ 43वें शाक्य त्रिजिन ज्ञान वज्र रिनपोछे के नेतृत्व में 11 वरिष्ठ भारतीय भिक्षु भी इस दल में शामिल हैं। ये अवशेष 11 से 18 अक्टूबर तक कलमीकिया की राजधानी एलिस्टा में आयोजित प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जाएंगे। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का सौभाग्यशाली क्षण है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। घर बैठे कमाई का सपना अब एक दर्दनाक हकीकत बन गया है, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग के नाम पर देश भर में ऑनलाइन अर्निंग और आसान पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लाखों लोगों को साइबर ठग अपना शिकार बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर नामी कंपनियों के नाम पर फर्जी विज्ञापन देकर लोगों से टास्क कराए जाते हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि जब भी इस तरह के विज्ञापन सामने आए तो सावधानी बरतें। किसी भी लिंक या ऐप पर बिना जांच के क्लिक ना करें और कोई भी भुगतान करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आप अगर देखोगे तो ये लोग क्या करेंगे, आपको टास्क देंगे कि आप फ्लिपकार्ट से हम हैं या मिंत्रा से हैं, हम मीशो से हैं या जेप्टो से हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, हमारे प्रोडक्ट को लाइक करना है और आपको हम पैसे दे देंगे। बट ये लाइक करने के लिए आपको पहले इनिशियली कुछ निवेश करने पड़ेंगे पैसे। आई वुड कॉल इट एज साइकोलॉजिकली हैक कर लिया आपका ब्रेन, कि आपको फील होगा कि मैंने जाके काम किया, इसके लिए मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो आपको थोड़ा देखना है अपना स्किल सेट के हिसाब से कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपने लाइक किया और आपको एक दिन का 50 रुपये मिल रहा है। इनिशियली देंगे वो, फिर आपको बोलेंगे और ज़्यादा लाइक करके आओ, उसके लिए ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करो, तो दैट वुड बी और फिर जब आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तब वो लोग चले जाएंगे। कुछ सिंपल टास्क करके पैसा कमाना सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन इनके पीछे छिपा है साइबर अपराध का खतरनाक जाल। कैसे बचाएं खुद को, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात देश में चल रहे सबसे बड़े स्कैम की, जिसमें देश भर के लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। लड़की बनके मुझसे बात कर रही है बट नाम लड़के का है। इस लिंक को पे आप जाइए गूगल मैप पे, वहाँ पे आपको 5 स्टार रेटिंग देनी होगी और उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। ऐसा कौन सा बिजनेस है कि घर बैठे आप खाली लाइक करोगे और आपको रोज का इतना पैसा मिलेगा? तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है आपको कन्विंस करने के लिए कि मैं निवेश भी कर रहा हूँ और थोड़ा काम भी कर रहा हूँ। तो देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे जयप्रकाश नारायण के लोकनायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए समाज में बदलाव लाने का काम करने वाली जेपी ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर भारतीय राजनीति में वापसी की जब देश के युवा परिवर्तन की राह पर बिना नेतृत्व के चल पड़े थे। जेपी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने वापसी की और संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ संघर्ष के मैदान में कूद पड़े। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। अपने जीवन में संतों जैसा सम्मान केवल 2 नेताओं ने प्राप्त किया। एक महात्मा गांधी थे तो दूसरे जयप्रकाश नारायण।
इसलिए जब सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद जेपी ने 1974 में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के नारे के साथ वो मैदान में उतरे तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ा, जैसे किसी संत महात्मा के पीछे चल रहा हो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने विचार, दर्शन, उच्च आदर्श और अनोखे व्यक्तित्व से न सिर्फ देश की दिशा तय की, बल्कि आम आदमी की कल्पनाशीलता को भी जगाया। जेपी आंदोलन के नाम से मशहूर संपूर्ण क्रांति आजाद भारत में पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया, नेताओं की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया और राजनीतिक जीवन में ईमानदारी लाने की कोशिश की। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई। बाद में कॉलेजिएट स्कूल छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटलों में काम किया। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका से वापस लौटने के बाद 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल जाना पड़ा। 1932 में नासिक जेल में कारावास के दौरान उनका संपर्क अनेक समाजवादी नेताओं से हुआ। दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें 9 महीनों के लिए दोबारा जेल में डाल दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब जेपी ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वो अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1946 में वो रिहा हुए। 70 के दशक की शुरुआत में जब देश का आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्ट शासन तंत्र से पीड़ित था, तब जेपी का एक दूसरा रूप देखने को मिला। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही जनता ने उन्हें लोकनायक के खिताब से नवाजा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई, जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई और मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल के दिनों में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, जिस वजह से 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किडनी खराब होने की वजह से 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी सरकार ने 1999 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। ये शब्द हैं भारत रत्न नानाजी देशमुख के। आज उनकी जयंती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। ये उद्गार है राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख के, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी के सर्वोदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांतों को आत्मसात कर नानाजी ने हर एक सांस गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और ग्रामीण स्वावलंबन के लिए समर्पित कर दिया। चाहे एक राजनीतिज्ञ के रूप में राष्ट्र सेवक रूप हो या फिर एक स्वयंसेवक के रूप में समाज सेवक स्वरूप, नानाजी के चिंतन, मनन और कार्यान्वयन के केंद्र में सदैव ग्राम स्वराज की स्थापना रही। स्थान गांव में बसता है और सारे काम गांव से शुरू होने चाहिए।
प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को मराठवाड़ा के कदौली गांव में हुआ और उनका बचपन का नाम चंडिका प्रसाद था। हर कोई उन्हें दुलार से नाना पुकारता था। बचपन में ही माता पिता के देहावसान ने बालक चंडिका प्रसाद को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। बेहद मेधावी रहे नानाजी ने उच्च शिक्षा के लिए 1939 में बिरला कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए राजस्थान के पिलानी का रुख किया, लेकिन नियत ने उनके लिए कुछ और निर्धारित कर रखा था। राष्ट्रवादी विचारधाराओं से प्रेरित होकर नानाजी समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से प्रेरित होकर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध हुए। 15 अगस्त 1940 से नानाजी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संघ कार्य प्रारंभ किया और कालांतर में उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। गोरखपुर में ही नानाजी ने देश के पहले संस्कार विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की अपनी असाधारण योग्यता से उन्होंने संघ की शाखाओं का तेजी से विस्तार किया। स्वतंत्रता के बाद जनसंघ की स्थापना के दौरान नानाजी ने एक प्रतिबद्ध संगठनकर्ता और एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी उत्कृष्टता को साबित किया। नानाजी देशमुख गैर कांग्रेसी राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक सुयोग्य और अभिन्न साथी। 1968 में पंडित जी के असामयिक निधन के बाद उन्होंने उनकी स्मृति में पंडित दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और उसके माध्यम से एक वैचारिक संवाद की शुरुआत की। नानाजी देशमुख ने जेपी आंदोलन में जनभावना जगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ मित्र रहे। आपातकाल में जेल, जनता पार्टी की स्थापना और 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने पर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को ठुकराना नानाजी देशमुख के विलक्षण व्यक्तित्व का उदाहरण है। 1978 में नानाजी ने सक्रिय राजनीति छोड़ने की घोषणा की और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा और अनुभव को सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन के अनुसार गांव-गांव में प्रत्येक आबादी को स्वावलंबी और स्वाभिमानी और कर्तृत्ववान बनाने का प्रयास किया। नानाजी देशमुख ने अपना समूचा जीवन एकात्म मानववाद के दर्शन को वास्तविकता के धरातल पर उतारने में लगाया। नानाजी ने भूदान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। नानाजी देशमुख ने ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया। नानाजी की तपस्थली चित्रकूट उनके ग्रामीण विकास की संकल्पना की जीती जागती मिसाल है, जहां उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है। नानाजी का ग्रामीण विकास का चित्रकूट मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रसिद्ध उदाहरण है। 27 फरवरी 2010 को नानाजी देशमुख का निधन हो गया और उनकी वसीयत के अनुसार उनके शरीर को मेडिकल छात्रों को शोध के लिए दान कर दिया गया। वर्ष 1999 में राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और राष्ट्र और समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए 2019 में उन्हें भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। नानाजी देशमुख आधुनिक भारत के ऐसे राष्ट्र ऋषि थे जिन्होंने न केवल अपना समूचा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए वे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। वे 83 साल के हो गए हैं। 1969 में 7 हिंदुस्तानी फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले अमिताभ बच्चन ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इतने लंबे करियर में भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई और आज भी लोग उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो केवल नाम नहीं, एक पहचान है। वो मात्र आवाज नहीं, एहसास है। वो जब रुपहले पर्दे पर आते हैं तो वक्त रुक सा जाता है। हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के आज के प्रयागराज
तब के इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन का नाम उनके पिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने रखा। उनकी रोशनी आज भी पूरे भारतीय सिनेमा को रोशन कर रही है। अमिताभ बच्चन की शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और फिर शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हुई, जहां उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट का खिताब भी मिला। आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज पहुंचे, जहां से उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेकिन किसे पता था एक शांत स्वभाव का यह युवक आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बुलंद आवाज बनेगा। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। उन्होंने साल 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से करियर की शुरुआत की, लेकिन एक नए कलाकार की प्रतिभा सबने देखी। जंजीर, दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, त्रिशूल, कुली, सिलसिला, सत्ते पे सत्ता, मुकद्दर का सिकंदर और फिर 2000 में टीवी की दुनिया में कौन बनेगा करोड़पति के जरिए उन्होंने खुद को एक नई पीढ़ी के करीब लाकर खड़ा कर दिया। अमिताभ बच्चन ने पोलियो उन्मूलन सामाजिक अभियानों में भी भागीदारी की। वैसे तो अमिताभ बच्चन की आवाज ही इतनी दमदार है कि उनके मुख से निकला हर डायलॉग लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन। बाप का नाम दीनानाथ जॉन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अमिताभ बच्चन के नाम फिल्म अग्निपथ, ब्लैक पा और पीकू के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। 15 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उन्हें मिले। साल 1984 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, साल 2001 में पद्म भूषण और साल 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। 5 दशकों से ज्यादा का सफर, 200 से ज्यादा फिल्में और करोड़ों दिलों की धड़कन अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक प्रेरणा है जो हमें सिखाते हैं कि आवाज से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और अभिनय से बड़ी कोई साधना नहीं। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने TTP चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या है इस संघर्ष की इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले संसद से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा अफगानिस्तान को ललकारते हैं, फिर रात के अंधेरे में काबुल भीषण धमाकों से दहल उठता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार धमाका काबुल के डिस्ट्रिक्ट 8 के आसपास सरकारी दफ्तर और रिहायशी इलाके में हुआ। पहला विस्फोट रात करीब 9:50 पर हुआ। उसके कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि TTP के मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाकर हमला किया गया। पाकिस्तानी मीडिया में महसूद के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। महसूद पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड में शामिल है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि हमलों के कुछ घंटों बाद तक ड्रोन और विमान राजधानी के ऊपर उड़ते हुए देखे गए। खबरों के मुताबिक रुक रुक कर विमानों और ड्रोन की आवाजें सुनाई देती रहीं। विस्फोट के साथ विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। हालांकि अब तक हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान बार बार तालिबान पर पाकिस्तानी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पर शरण देने का आरोप लगाता है।
लेकिन तालिबान इससे इनकार करता है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुली जंग छेड़ रखी है और हाल के महीनों में अपने हमलों में काफी तेजी लाई है। मंगलवार को टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 3 अफसर सहित 11 सैनिकों को ढेर कर दिया था। टीटीपी ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर अपना बदला पूरा किया था। अब पाकिस्तानी सेना ने ओरकजई हमले में शामिल सभी 30 टीटीपी सदस्यों को मार गिराने का दावा किया है। काबुल में हमला इसी कार्रवाई की कड़ी में हो सकता है। अमेरिका के पूर्व राजदूत जालमे खलीलजाद ने काबुल विस्फोट पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान के इस कदम को बड़ा खतरा और खतरनाक कदम बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य तनाव समाधान नहीं बल्कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। टीटीपी को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते और हमला करते हैं, लेकिन तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। एक दिन पहले संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अब बहुत हो गया, अफगान जमीन से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तानी सरकार के सामने एक और मुसीबत मुंह बाए खड़ी है। तहरीके लब्बैक ने शुक्रवार को बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन कई लोग इसे अफगानिस्तान हमले से भी जोड़कर देख रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 1 नवंबर से 100% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ चीन पर वर्तमान में लागू किसी भी दूसरे टैरिफ से अतिरिक्त होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर एक बार फिर शुरू हो गई है। ट्रंप ने शुक्रवार को ही संकेत दिया था कि चीन के नए नियंत्रणों के कारण वो दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक रद्द कर देंगे। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेकॉर्नु को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। लेकॉर्नु ने हाल ही में इस्तीफा दिया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ने उन्हें फिर सरकार बनाने और बजट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। यह कदम देश में बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक संकट को संभालने की कोशिश माना जा रहा है। लेकॉर्नु की दोबारा नियुक्ति कई दिनों की बातचीत के बाद हुई है। ये जिम्मेदारी मिलने के बाद लेकॉर्नु ने कहा कि वो वर्ष के अंत तक फ्रांस को बजट उपलब्ध कराने और आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है। ये पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया जाएगा। मचाडो के नाम का ऐलान करते हुए नोबेल कमेटी ने कहा कि हमने हमेशा बहादुरों को सम्मानित किया है। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतंत्र में ऐसे भविष्य की उम्मीद जगाई है जहां नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हों। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को इस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मारिया मचाडो लोकतंत्र समर्थक हैं और अपने देश में 20 साल से लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्वक संघर्ष कर रही हैं। वे वेनेजुएला में तानाशाही खत्म कर लोकतंत्र की पूर्ण बहाली के लिए प्रयासरत हैं। मचाडो ने सुमाते संगठन की भी स्थापना की है, जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वे देश में निष्पक्ष चुनावों की मांग करती रही हैं। वर्ष 2024 में मारिया मचाडो वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की दावेदार थीं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। मारिया ने वेनेजुएला में विपक्ष को एकजुट किया, सैन्यकरण के खिलाफ लगातार आवाज उठाई और लोकतंत्र को समर्थन दिया। ये तीनों ही काम शांति के नोबेल पुरस्कार की शर्तों को पूरा करने वाले रहे। मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मचाडो को स्वतंत्रता सेनानी कह चुके हैं। नोबेल कमेटी ने माना कि मचाडो आजादी की साहसी रक्षक हैं, जो सत्तावादी ताकतों के कब्जे का विरोध लगातार कर रही हैं। To Maria Corina Machado। मारिया कोरिना मचाडो साल 2010 से 2014 तक वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य रह चुकी हैं। वर्तमान में मारिया मचाडो विपक्ष की नेता हैं। उन्हें 2024 में यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और येल यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में भी कोर्स किया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने उनके नाम का ऐलान करते हुए कहा कि वे वेनेजुएला में
ऐसे भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां नागरिकों की आवाज सुनी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि दुनिया भर में लड़कियों का सम्मान करने, उनकी आवाज और नेतृत्व को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण वैश्विक अवसर है। इस दिन पूरा विश्व लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सशक्त करने के दृष्टिकोण से एक स्वर में एकजुट होता है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है मैं जो लड़की हूँ, मैं जो बदलाव लाती हूँ, संकट के अग्रिम मोर्चे पर लड़कियां। इस पंक्ति को बालिकाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और नेटवर्कों द्वारा तैयार किया गया है, जो दुनिया भर में विभिन्न संकटों के बीच नारी शक्ति के नेतृत्व को मान्यता देने का आह्वान करता है। वर्तमान में जारी यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में 122 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर हैं, जिसमें 34 मिलियन प्राथमिक स्कूल और 87 मिलियन माध्यमिक स्कूल जाने वाली लड़कियां शामिल हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर श्रम बल भागीदारी के मामले में लैंगिक अंतर विश्व में अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार महिलाओं की श्रम बल में सहभागिता के मामले में दक्षिण एशिया 26%, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्र 20%, लैटिन अमेरिका 53% और पूर्वी एशिया में 59% दरें देखी गई हैं, जो कि अभी भी पुरुषों की दरों से कम है। बीजिंग दस्तावेज के 30 वर्ष पूरे होने पर विश्व को अब ये पहचानने की जरूरत है कि क्या हमने लैंगिक समानता के लिए वो कीर्तिमान हासिल किए हैं जिसको विश्व को अपेक्षा थी। वैसे दुनिया भर में लड़कियां आज की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जलवायु न्याय के लिए अपनी आवाज मुखर कर रही और दुनिया भर से हिंसा के अंत की मांग कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि आज की महिलाएं अपनी चुनौतियों और समाधानों के लिए खुद लड़ना चाहती हैं, जो बताता है कि आज की नारी आत्मनिर्भर बन रही है। हमेशा से भारत लड़कियों को आगे रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। ऐसे में मौजूदा भारत सरकार के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं देश भर में चलाई गई, जो भारत की नारियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ लड़कों के मुकाबले हर दृष्टिकोण से बराबरी का हक भी दिला रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत लगातार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में साल दर साल अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहा है। वहीं दुनिया भर में यूनिसेफ लड़कियों के नेतृत्व वाले समूहों और नेटवर्कों के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम कर रहा है जहां नीति निर्माण, कार्यक्रमों और मानवीय प्रतिक्रियाओं में लड़कियों की आवाज न केवल सुनी जाए बल्कि उन पर अमल भी किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 173 रन और शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत दी। केएल राहुल को वारिकर ने 38 के स्कोर पर आउट किया। साई सुदर्शन ने भी अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। वे 87 रन बनाकर वारिकर की ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर है। टीम इंडिया ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीता था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।